हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राव आप लोगों का R2R एजुकेशन चैनल में दोस्तों एक बार स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, हम लोग का प्रैक्टिस सेट CGP का चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर का लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। तो आज हम लोग का 2012 का दोस्तों, ये नवंबर का कौन सा दोस्तों, ये नवंबर का प्रैक्टिस सेट है। ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है जुलाई का, जो नवंबर का है दोस्तों। और ये सन 2000 दोस्तों किसका है, 12 का है। CGP का और पेपर सेकंड और दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तीसरा ऑप्शन है पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्रश्न का कठिनाई स्तर। अर्थात जो प्रतीक्षा जो समय होता है, ये किस पर निर्भर दोस्तों करता है, ये किस पे करता है, हमारे प्रश्न का कठिनाई स्तर पर दोस्तों क्या करता है, निर्भर करता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ दोस्तों पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्या है, आप मान लीजिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजनाएं बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न किस अभिसारी चिंतन का एक उदाहरण दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन है निम्न स्तरीय अभिसारी, दूसरा है निम्न स्तरीय अपसारी, तीसरा है उच्च स्तरीय अभिसारी और चौथा क्या है, उच्च स्तरीय अपसारी। दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि आप किसी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने विद्यालय की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दोस्तों आप कौन कौन सी योजनाएं बनाएंगे। पहला है निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, तीसरा है उच्च स्तरीय अभिसारी और चौथा है उच्च स्तरीय अपसारी। दोस्तों तो इसमें पहला ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही होगा, चौथा क्या होगा, उच्च स्तरीय अपसारी। क्या होगा, उच्च स्तरीय अपसारी। प्रश्न नंबर हम लोग का 3 क्या दोस्तों, कह रहा सीखने के लिए आकलन, कह रहा कि सीखने डैश आकलन अर्थात सीखने किसके लिए आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन पहला है का अंतर, दूसरा का विभिन्नता, तीसरा के लिए संबंधों और चौथा है के लिए अंतर। दोस्तों तो क्या होगा, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंध, अर्थात ऑप्शन नंबर हम लोग का तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में प्रेरणा स्तर कम होता है। दूसरा ऑप्शन है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कह रहा है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर चौथा कह रहा है के लिए वह पुरस्कार की प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों तो जो आंतरिक रूप से जो अप्रेरित विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए क्या होता है दोस्तों, उनके लिए के लिए वह पुरस्कार की प्रेरणा को बाहर बनाए रखने के लिए पर्याप्त दोस्तों नहीं है। क्या है, पर्याप्त नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हम लोग का चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम दोस्तों आप लोग को पहले भी करा चुके हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, दूसरा है EL थर्नस्ट का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, तीसरा है बहुबुद्धि का सिद्धांत, चौथा है सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। दोस्तों तो इसमें पहला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। पहला क्या कह रहा है कि JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत क्या है, इसके अलावा और सभी में क्या है, व्यापक शब्द का प्रयोग अर्थात समर्थित किया गया है। हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को व्यक्त करते हैं, यह सीखने के वातावरण से संबंधित है। तो पहला है रूपांतरित को शुद्ध करता है, दूसरा परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, तीसरा क्या व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता,
फिर चौथा कह रहा है कि निर्मित पर प्रभाव डालता है दोस्तों। तो विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर का कह रहा है कि रूपांतरित, जेंडर को क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं और को क्षुब्ध रखता है, क्या करता है, को रूपांतरित करते हैं और क्षुब्ध रखता है। अर्थात हम लोग का प्रश्न नंबर 6 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों हम लोग का 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपलब्धि अप्रेरणा है किस प्रकार की दोस्तों, उपलब्धि जो प्रेरणा किस प्रकार की उपलब्धि है। पहला कह रहा है कि सफलता व सफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। दूसरा कह रहा है कि बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तीसरा कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति और असफलता से बचने की प्रवृत्ति दोस्तों। तो जो हमारी उपलब्धि जो प्रेरणा दोस्तों होती है वो क्या होती है, चुनौतीपूर्ण कारणों से डटे रहने की प्रवृत्ति दोस्तों। क्या होती है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा क्या जाएगा सही। हम लोग प्रश्न नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति को दर्शाता है कि पहला कह रहा है ऑप्शन, कह रहा है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। दूसरा कह रहा है कि लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य को करने में प्रकृति रूप से सक्षम होते हैं। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। और चौथा कह रहा है कि लड़कियां बेहतर, क्या कह रहा है दोस्तों, कि जो लड़कियां हैं बेहतर अवलोकनात्मक क्या कह रहा है कि अवलोकनात्मकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि जो लड़कियां होती हैं, क्या कह रहा है कि जो लड़के उपकरणों के नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां आंकड़ों के रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहती हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर पहला क्या जाएगा सही हो जाएगा कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। अगर इस प्रकार का कार्य करवाया जाए विद्यालय में तो पुरुष और स्त्री रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी क्या होती हैं। अर्थात हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा सही जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग बढ़ते हैं 9 की तरफ। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 क्या कह रहा है कि सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है, क्या है, कि रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने में। दूसरा कह रहा है कि अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में। तीसरा कह रहा है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। और चौथा कह रहा है ऑप्शन शिक्षकों के भार को हल्का करने में दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा कि सामाजिक भागीदारिता को क्या सुगम बनाने में। जहाँ समूह परियोजना ये दोस्तों क्या होगी, वहाँ चर्चा प्रचर्चा अर्थात वाद विवाद होगा, तो वहाँ क्या होगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में उसकी गतिविधि का एक सशक्त साधन माना जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 10वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेमन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। कह रहा है कि समूह बुद्धि लब्धांक का, व्यक्तित्व का, मौखिक बुद्धि लब्धांक का और संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक का। अर्थात ऑप्शन नंबर 10वां का कौन सा सही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही हो जाएगा, 10 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन क्या जाएगा, चौथा सही जाएगा कि संस्कृत मुक्ति बुद्धि का लाभदान। हम लोग बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन पहला योजना की दृढ़ता, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 उद्देश्यों की स्पष्टता और ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण का ज्ञान। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। क्या दोस्तों पाठ योजना में शामिल नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 योजना की दृढ़ता, ये पाठ योजना में शामिल नहीं है और बाकी सब पाठ योजना में क्या दोस्तों शामिल है। हम लोग बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ, सॉरी दोस्तों 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। पहला है कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा कह रहा है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तीसरा कह रहा है कि दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा। चौथा कह रहा है कि अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या जाएगा सही,
अर्थात जो क्या होती है, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार होता है 2009 में, अनिवार्य शब्द का मतलब यही है कि जो उचित सरकारें हैं उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। अर्थात हम कहेंगे जो शिक्षा है दोस्तों, ये ना केंद्र सरकार हमें कह सकते हैं कि ना केवल केंद्र का है ना केवल राज्य का, अर्थात ये समवर्ती सूची का क्या है दोस्तों, ये विषय है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर जो 13 है दोस्तों, कह रहा है कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन क्या अर्थ है। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है दोस्तों, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम का। ऑप्शन 2 कह रहा है कि विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। ऑप्शन 3 कह रहा है कि स्वानुशासन और नियंत्रण। फिर कह रहा है कि चौथा ऑप्शन अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता दोस्तों। तो दोस्तों जो स्वनियमन क्या होता है कि किसी विद्यार्थी द्वारा बनाए गए नियम को या कोई भी चीज़ क्या दोस्तों अगर बढ़ रहा तो फिर उसका नियम बना रहा और उसका स्वयं क्या करे, वो परीक्षण करे, तो क्या कह रहा था, स्वनियमन। तो इसके आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर हम लोग बढ़ते हैं 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मैडम चाय खाती दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैडम चाय खाती वाक्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अर्थ विज्ञान एवं विन्यास, वाक्य विन्यास दोनों दृष्टि से सही है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। फिर तीसरा कह रहा है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ के विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। चौथा कह रहा है कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है दोस्तों। तो मैडम चाय खाती दोस्तों, मैडम चाय खाती, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वाक्य विन्यास क्या है दोस्तों, सही है, लेकिन जो अर्थ इसका क्या अर्थ गलत निकल रहा है, अर्थात चाय खाई नहीं बल्कि चाय पी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन पहला सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तीसरा कि अनुरूपी शिक्षण। और चौथा ऑप्शन क्या है कि पूरे अधिगम की पुनरावृत्ति दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग किसके ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला किया जाएगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। प्रश्न नंबर हम लोग का दोस्तों क्या है 16 क्या कह रहा है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। एक जो महिला है वो भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को क्या कर दिया, बेच दिया। इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पहला है ऑप्शन पहला क्या कह रहा है कि मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरा कह रहा है कि पुनर्वलित आकाशमायिकाओं का सिद्धांत। और तीसरा कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अन्य। और चौथा कह रहा है कि पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या जाएगा चौथा, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर चौथा क्या जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग बढ़ते हैं अगली, अर्थात प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि बुद्धि वृद्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को दर्शाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है। पहला कह रहा है कि स्वगरिमा घटाता है और शैक्षणिक निष्पादन क्या करता है, घटाता है। दूसरा कह रहा है कि घटाता है या प्रभावित नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि बढ़ाता है या घटाता है। और चौथा कह रहा है कि बढ़ाता है या बढ़ाता है दोस्तों। तो क्या करता है, स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता। अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 18वां क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय का उदाहरण है। पहला है पब्लिक विद्यालय, दूसरा है सामान्य विद्यालय, तीसरा है फैक्ट्री विद्यालय और चौथा क्या है, प्रगतिशील विद्यालय दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या जाएगा, सही क्या हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय दोस्तों। क्या जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय क्या दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं दोस्तों। तो पहला क्या कह रहा है कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण।
दूसरा कह रहा है कि वैयक्तिकता और विनिमय, तीसरा कह रहा है कि अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, और चौथा क्या डी क्या कह रहा है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें से कौन सा अनुसार करेगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए है कि बी और ए, दूसरा कह रहा है कि बी और डी, तीसरा कह रहा है कि ए और डी, और चौथा क्या कह रहा है, ए और बी दोस्तों। तो क्या दोस्तों हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर पहला क्या सही हो जाएगा, बी और ए, अर्थात बी का मतलब वैयक्तिकता और विनिमय, और पहला क्या हो जाएगा, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण दोस्तों। तो प्रश्न नंबर हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग का क्या कह रहा है, 20 क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक विद्यार्थी क्या कह रहा है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, अर्थात आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे। पहला है कि दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, और ऑप्शन नंबर 14 क्या कह रहा है कि बच्चे आप सही वाक्य बोल नहीं रहे हैं दोस्तों। तो उसका दादा आया है, एक शिक्षक के नाते आपको क्या कहना चाहिए कि आप स्वयं प्रयोग कीजिए, क्या प्रयोग कीजिए कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि किसके अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। पहला क्या है ऑप्शन कि यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यह घटनाओं का सही वर्णन है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा अंतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है दोस्तों। तो किसके अलावा दोस्तों 21 नंबर क्या जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा दूसरा, क्या जाएगा दूसरा, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। प्रश्न नंबर हम लोग अगली तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है उनके भावकों का व्यवसाय, तीसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और चौथा क्या है विकासात्मक अवस्था है दोस्तों। तो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन 22 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा चौथा, अर्थात जो डेवलपमेंटल जो स्टेज होते हैं इनकी महत्वपूर्ण क्या होगी भूमिका निभाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा सही विकासात्मक अवस्थाएं। प्रश्न नंबर हम लोग अगली तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे क्या कहा कि प्रतिभाशाली बच्चे मतलब क्या करते हैं, बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4, सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या जाएगा सही जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित परिस्थिति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। पहला है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा कहा कि विद्यार्थी दरों पर विकसित होते हैं, और ऑप्शन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि विकास सापेक्ष के रूप से क्या होते हैं क्रमिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 24 का कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक क्या होता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्ष क्या होता है। ऑप्शन पहला अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय की कक्षा के औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 क्या लिंग के अनुसार अधिक समझातीय है। तीसरा क्या कि आय के अनुसार अधिक समझाती है,
और चौथा क्या, आय के अनुसार अधिक विषम जाति है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 25 का तीसरा क्या जाएगा, सही हो जाए कि आय के अनुसार अधिक समझाती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। जो बाल केंद्रित जो शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया। पहला कि एरिक एरिक्सन, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है वी.एफ. स्किनर और चौथा क्या है, जॉन डेवी या जॉन डेवी दोस्तों। तो 26 का चौथा क्या आ जाएगा दोस्तों, सही, जॉन डेवी दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन अर्थात एक्सेलरेशन का अर्थ क्या है। पहला है ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। दूसरा कह रहा है कि आकलन की प्रतिक्रिया का संवर्धन करना। तीसरा कह रहा है कि शैक्षिक गतिविधियों के संपादन के संवर्धन करना और चौथा क्या कह रहा है कि शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना दोस्तों। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला क्या जाएगा दोस्तों, सही, कि ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर उन्हें क्या करना चाहिए, अगले उच्च स्तर ग्रेड को में प्रोन्नत करना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रश्न 28 दोस्तों क्या कह रहा है कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन नंबर 1 स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है कि इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और चौथा कह रहा है कि ऐसे बच्चे को कम गृहकार्य देना चाहिए दोस्तों। तो इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे जैसे क्या, अर्थात सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करें, चाहे वो आपका होम ट्यूशन का बच्चा हो और चाहे वो विद्यालय का ही बच्चा हो दोस्तों। तो इसका 11 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों अगर बढ़ते हैं 28 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ सर्वाधिक कौन से दोस्तों, किस प्रकार के विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। पहला कि अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना और तीसरा कह रहा है कि 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना और चौथा क्या कह रहा है कि शिक्षक दिवस पर कक्षा को बढ़ाओ दोस्तों। तो प्रतिभाशाली बालक को क्या करना चाहिए दोस्तों, उन्हें दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखने के लिए दोस्तों कहना, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा क्या जाएगा, सही। प्रश्न नंबर दोस्तों 30 क्या कह रहा है, हम लोग का जो लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। अर्थात ऐसे बच्चे जिनकी क्या शारीरिक गतिक बुद्धि हो दोस्तों। तो किस में आएगा, शल्य चिकित्सक में आएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 कवि में आएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाचक में आएगा और ऑप्शन नंबर 4 राजनैतिक नेता में आएगा दोस्तों। तो जो शारीरिक गतिक बुद्धि है दोस्तों किस में आएगा, वो ऑप्शन नंबर 1 शल्य चिकित्सक के अंतर्गत आएगा दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा दोस्तों और ऐसे हमारा क्या होगा, हम ऐसे लगातार आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते रहेंगे दोस्तों। यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।